गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज जो है हम बात करने वाले हैं एसिड बेस टाइट्रेशंस की। अलग अलग हम जो है टाइट्रेशंस की बात करेंगे कि सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हम टाइट्रेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जो है टाइट्रेशन पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम टाइट्रेशन देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच की। उसमें जो है वो क्या क्या रिएक्शन होती है उसकी हम थ्योरी आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जब टाइट्रेशन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और उसकी जब हम टाइट्रेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में, तो उन दोनों की जो रिएक्शन है वो इस तरीके से होती है। उसमें जो है सॉल्ट प्लस वाटर जो है वो फॉर्म होता है, और उसको हम उस रिएक्शन को जो है सिंपली इस फॉर्म में भी जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं H+ और OH- गिव्स H2O, क्योंकि इसमें मेनली जो आयंस है वही जो है न्यूट्रलाइज होकर वाटर फॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है स्ट्रॉन्ग एसिड की जो पीएच होती है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने लिया है उसकी जो सॉल्यूशन की पीएच होती है वो इनडायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल होती है एसिड की कंसंट्रेशन से, जो कि सॉल्यूशन के अंदर होती है। तो सबसे पहले हम जो है देखते हैं कि सबसे पहले हम कंसंट्रेशन लिखेंगे H+ आयंस की, कि कितने जो है कितने कंसंट्रेशन में उस सॉल्यूशन में H+ आयंस जो है वो प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन इक्वल टू H+ आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो लिख देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसको जो है हम दोनों तरफ माइनस लॉग जो है वो ऐड कर देंगे। तो हमने जो है वो माइनस लॉग दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पीएच होता है उसका फॉर्मूला होता है, पीएच जो है वो इक्वल होती है माइनस लॉग H+ आयन की कंसंट्रेशन। तो इस जगह पे जो है हम पीएच लिख देंगे और वो जो है वो इक्वल हो जाएगी लॉग 1/C के, क्योंकि यहाँ पे जो है माइनस था इसलिए यहाँ की जो कंसंट्रेशन है वो डिवाइडेशन में चली जाएगी। तो इसलिए जो है इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि जो पीएच होती है वो इनवर्सली जो है प्रोपोर्शन होती है कंसंट्रेशन की। उसके बाद में हम जो है फर्दर फॉर्मूला भी देखते हैं कंसंट्रेशन का, कि जब न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है वो खत्म हो जाती है उसके बाद में अगर हमें कंसंट्रेशन पता करनी है एसिड की तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो वॉल्यूम होता है एसिड का उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम से, तब जो है हमें कंसंट्रेशन जो है वो मिल जाती है। उसके बाद में हम जो है रिएक्शन करवाते हैं दोनों की, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। तो सबसे पहले जो है हम 100 ml 0.1 मोलरिटी का HCl लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हमने फिक्स जो है वो 100 ml ले लेते हैं। उसके बाद में उसके अंदर हम धीरे धीरे जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसको हम धीरे धीरे जो है वो ऐड करते हैं, और ये भी हम 0.1 मोलरिटी का ही लेते हैं। तो जब हम जैसे ये जो टाइट्रेशन है जैसे ही आगे बढ़ती जाती है वैसे ही जो H+ आयंस होते हैं, जो एसिड होता है उसके जो H+ आयंस है वो कम होते जाते हैं, क्योंकि ये जो NaOH है उसके जो हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं OH- आयंस वो जो है इसके हाइड्रोजन आयंस के साथ में मिलके जो है वाटर फॉर्म करने लग जाते हैं, और ऐसे करके जो H+ आयंस है वो कम कम जो है वो होते जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जब NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है वो जब कंप्लीटली 100 ml जो है वो हम डाल देते हैं 100 ml HCl में, तब जो है न्यूट्रलाइज हो जाती है पूरी रिएक्शन। ना ही जो सॉल्यूशन है वो एसिड रहता है और ना ही बेस रहता है, क्योंकि इसमें हमने दोनों ही स्ट्रॉन्ग लिए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो दोनों जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ना ही एसिडिक रहती है ना ही बेसिक रहता है सॉल्यूशन। और इस जो 100 ml जब हम डाल देंगे तो तब जो पीएच भी होती है सॉल्यूशन की वो भी जो है वो 7 हो जाती है। उसके बाद में जो NaCl जो सॉल्ट भी ये फॉर्म होता है ये भी जो है वो हाइड्रोलाइज फर्दर नहीं होता है, तो ये जो है वो पीएच को डिस्टर्ब भी नहीं करता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो इक्वलेंट पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे जो पीएच होगी सॉल्यूशन की वो 7 ही जो है वो रहती है। तो गाइस अब जो है हम इस टेबल की मदद से ये देखेंगे, ये टेबल जो है हमें ये बताती है कि जब हम स्ट्रॉन्ग बेस जो है जब एसिड में हम डालते हैं तो उसकी जो पीएच है वो कैसे जो है किस किस पॉइंट पे कैसे कैसे जो है वो चेंज होती है। जैसे हम वॉल्यूम ऑफ NaOH जो है वो जब हम 1 ml डालते हैं तो उसकी जो पीएच होती है तो वो 1 होती है। उसके बाद में जब हम 50 ml जो है वो ऐड कर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड
तब इसकी जो पीएच होती है सॉल्यूशन की वो होती है 1.5। उसके बाद में जब हम 75 ml जब डालते हैं NaOH तब 1.8 जो है वो हो जाती है। ऐसे ही करके जब हम 99 ml जो है वो डाल देते हैं NaOH तो 3.3 जो है वो पीएच इसकी रह जाती है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो है इतना इम्पोर्टेंट है जो इक्वलेंस पॉइंट होता है, यहाँ पे जब हम 100 ml NaOH ऐड कर देते हैं तब जो सॉल्यूशन की पीएच जो है वो 7 आ जाती है। तो ये जो है वो इसका इक्वलेंस पॉइंट आ गया। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इससे पहले की जो है हम पीएच देखते हैं और इसके जो है हम बाद की पीएच जो है वो नोट करते हैं। तो ये जो तीनों जो पीएच होती है वो इम्पोर्टेंट होती है कि जब इक्वलेंस पॉइंट आता है उसके पहले जो है वो पीएच कितनी थी और उसके बाद की जो है वो पीएच कितनी है, तो उस रेंज को जो है हम नोट करते हैं। और जो ये रेंज होती है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन रेंज। उसी के जो है हम बेसिस पे फिर इंडिकेटर जो है हम चॉइस करते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वलेंस पॉइंट जो होता है उसमें पीएच जो चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो पीएच चेंज है वो बहुत ही ज्यादा शार्प हो रहा है। मतलब 100 ml के पहले जो पीएच थी वो 4.3 थी, लेकिन 100 ml के बाद में जो पीएच है वो 9.7 हो जाती है। तो जो पीएच है वो बहुत ही ज्यादा शार्प है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमने जो है 0.1 मोलरिटी के लिए जो है वो देखा है। तो उसके लिए जो ये इन्फ्लेक्शन रेंज है वो इसके अंदर होती है 4.3 से लेके 9.7 तक। तो इसमें जो है जो इंडिकेटर जो इसमें डलता है वो होता है फिनोफ्थलीन, क्योंकि जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है वो हमने पहले भी देखा था, इसकी जो पीएच रेंज है वो होती है 8.2 से लेके 10 या फिर 11 तक। तो इसके बीच में जो है ये रेंज आ रही है 9.7। तो इसलिए हम जो है इसमें फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डालते हैं ताकि हमें जो है कलर चेंज दिख पाए। उसके बाद में हम जो है न्यूट्रलाइजेशन फर्दर इसका ड्रॉ करते हैं। तो इसका जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व है वो इस तरीके से ड्रॉ होता है। हम इसमें जो है वो ग्राफ प्लॉट करते हैं पीएच और वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड के ऊपर, क्योंकि हम इसमें बेस ऐड कर रहे हैं एसिड के अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड और पीएच के बीच में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो है वो इस तरीके से बनेगा ग्राफ। उसके बाद में हम देखते हैं उसी तरीके से, ये तो हमने जो है 0.1 मोलरिटी के लिए नोट डाउन किया था। उसके बाद में अगर हम 0.01 मोलरिटी का अगर सॉल्यूशन लेते हैं तो उसके अंदर जो इन्फ्लेक्शन रेंज होती है पीएच की वो होती है 5.5 से 8.5। और इसमें जो है वो दूसरा इंडिकेटर यूज होता है फिनॉल रेड, क्योंकि इसका जो पीएच रेंज होती है वो अलग होती है। इसी तरीके से जब हम 1 मोलरिटी के सॉल्यूशन का डालेंगे तो इसकी भी इन्फ्लेक्शन जो रेंज होगी वो अलग होगी। इसकी होगी पीएच 3 से लेके 10.5 तक। तो इसके अंदर भी जो है हम फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का यूज करेंगे, क्योंकि 10.5 जो है वो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की पीएच रेंज में ही जो है वो आ रहा है। सो गाइस, ये थी टाइट्रेशन की पूरी थ्योरी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में। अब हम जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के बारे में जो है वो बात करेंगे। गाइस, अब हम जो है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो रिएक्शन होती है वो इस तरीके से होती है, जब हम वीक एसिड, जैसे हम एसिटिक एसिड यहाँ पे ले रहे हैं, उसका जब हम रिएक्शन टाइट्रेशन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जो है सॉल्ट फॉर्म होता है। एक तो होता है CH3COONA मतलब सोडियम एसिडेट, और बनता है वाटर। उसके बाद में जब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे जो है वीक एसिड लिया है, इससे पहले की टाइट्रेशन में हमने जो है स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था। तो उस टाइट्रेशन से ये जो है वो कैसे अलग होता है, इसमें एसिटिक एसिड जो है इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि रिएक्शन में जो है वो प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है ये होता है कि ये एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड होता है, और वीक एसिड होने के कारण ये जो है वो कम डिसोसिएट होता है, ये पुअरली जो है वो डिसोसिएट होता है। इसलिए जो ये H+ आयंस है वो ज्यादा नहीं दे पाता है, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं हो पाता है ज्यादा हाइड्रोजन आयंस में। तो जो इसकी शुरू की जो पीएच होती है वो भी जो है वो इसमें ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी जो पीएच जो है वो ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा जो है वो बेसिक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड के मुकाबले। तो जो इनिशियल जो इसकी पीएच होती है वही इसमें जो होती है 2.87, जबकि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में जो है वो 1 पीएच थी इनिशियल में। तो इसमें जो है वो 2.3 या फिर 2.87 है। इसके बाद में जो पॉइंट है जो ये अलग होता है, क्योंकि ये जो है वो फॉर्म करता है सॉल्ट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके जो है ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं।
सोडियम एसिटेट। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो सॉल्ट होता है वो फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाता है, ये भी जो है वो डिसोसिएट हो जाता है एसिटेट आयन में और सोडियम आयन में, और ये जो डिसोसिएशन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब ये भी जो है वो सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है तो उसकी वजह से जो वीक एसिड होता है वो पुअरली डिसोसिएट, एक तो वो वीक एसिड होने की वजह से डिसोसिएट जो है वो कम होता है, और आगे जो है वो ये भी जो सॉल्ट जो है डिसोसिएट होता है तो उसकी वजह से जो है कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जो है वो एसिटेट रिलीज करते हैं, एक तो सॉल्ट भी और एक एसिड भी। तो उसकी वजह से इसका जो डिसोसिएशन है वो और भी ज्यादा कम हो जाता है और पीएच जो है वो और भी ज्यादा तेजी से जो है वो बढ़ जाती है सॉल्यूशन की। उसके बाद में हम देखेंगे इस हाइड्रोलाइसिस की वजह से सॉल्ट के जो रिएक्शन की कंप्लीशन जो होती है, तो उस कंप्लीशन पे जो इक्वलेंस पॉइंट होता है उस पॉइंट पे जो पीएच होती है वो 7 से ज्यादा हो जाती है, मतलब ज्यादा जो है ये बेसिक हो जाता है सॉल्यूशन। उसके बाद में है कि हम एक जो है स्टेटमेंट है कि ये जो टाइट्रेशन होती है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, इसके अंदर क्या होता है कि जो इनिशियल जो पीएच होती है वो भी ज्यादा होती है और इसकी जो इंक्रीज जो होती है रेट वो भी जो है वो ज्यादा रेट से इंक्रीज होती है पीएच। तो और जो इक्वलेंस पॉइंट पे जो पीएच होती है वो भी जो है वो ज्यादा होती है सॉल्ट के फॉर्मेशन की वजह से, जो सॉल्ट जो फॉर्म होता है उसकी हाइड्रोलाइसिस की वजह से भी जो है पीएच इसमें ज्यादा हो जाती है। सो गाइस, अब हम इस टाइट्रेशन में भी क्या करते हैं, जो हमने वीक एसिड लिया है वो हम जो है 100 ml ले लेंगे फिक्स क्वांटिटी में, और उसको जो हम जो है टाइट्रेट करवाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस से। उसमें जो है हम स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो डालेंगे धीरे धीरे करके, और दोनों जो है हम 0.1 नॉर्मलिटी की जो है कंसेंट्रेशन लेंगे। तो उसके हिसाब से अब हम देखते हैं कि जब हम जो स्ट्रॉन्ग बेस है जो ऐड करेंगे, हम जिस भी वॉल्यूम में ऐड करेंगे तो उसके हिसाब से जो सॉल्यूशन है एसिड का उसमें पीएच जो है वो कैसे चेंज होती है। तो सबसे पहले हमने देखा था पहले भी कि जो इसकी इनिशियल जो पीएच होती है वीक एसिड की वो है यहाँ पे 2.9, और उसके बाद मतलब 0 ml जब हमने NaOH नहीं डालते हैं तो इनिशियल पीएच जो है यहाँ पे 2.9 है। उसके बाद में हम सेकंड देखते हैं जब हम 50 ml डाल देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड तब इसकी पीएच जो है वो 4.7 होती है, और ऐसे ही करके जो 99.9 ml जब हम डाल देते हैं तो तब इसकी जो पीएच है वो 7.7 हो जाती है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पीएच है वो ज्यादा तेजी से जो है इसमें बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो वीक एसिड है वो कम जो है वो डिसोसिएट हो पा रहा है, तो H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है इसमें, तो उसकी वजह से ये जो है वो इसकी ज्यादा पीएच होती है। तो जब हम 100 ml जो है ऐड कर देंगे दोनों इक्वल अमाउंट में, जब एसिड जो है वो 100 ml के अंदर हम 100 ml बेस ऐड कर देंगे तब इसकी जो पीएच होती है वो होती है 8.7, और ये इसका जो होता है वो होता है इक्वलेंस पॉइंट, मतलब जो 100 ml एसिड है हम उसके अंदर 100 ml बेस ऐड कर देते हैं। तो हम अब इसकी जब इन्फ्लेक्शन रेंज देखेंगे तो इन्फ्लेक्शन रेंज जो है इसकी क्या होगी, इसकी जो है हम पहले की पीएच नोट करेंगे और इसके बाद की पीएच नोट करेंगे। तो इसमें भी जो पीएच चेंज है वो भी जो है इसमें शार्प होता है कि 99.9 ml पे 7.7 पीएच थी और 100.2 ml पे 10 जो है इसकी पीएच है। तो इसकी जो है इन्फ्लेक्शन रेंज हो जाएगी 8.7 से लेके 10.7 तक। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसलिए जो 0.1 सॉल्यूशन है इसकी इन्फ्लेक्शन रेंज जो है वो इतनी होगी। इसके बाद में इसके अंदर जो इंडिकेटर डलेगा वो होगा फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट की जो इन्फ्लेक्शन रेंज है वो है 10, तो उसके हिसाब से जो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर है उसकी भी पीएच रेंज जो है वो इसी के अंदर आती है, तो इसलिए जो है हम इसमें फिनोल्फथालीन डालते हैं। उसके बाद में हम जो है इसका न्यूट्रलाइजेशन कर्व ड्रॉ करेंगे कि कैसे जो है किस वॉल्यूम पे जो है बेस के कितने पीएच जो है वो सॉल्यूशन की हो जाती है। तो इस तरीके से जो है इसका कर्व जो है वो ड्रॉ होता है। सो गाइस, ये थी टाइट्रेशन दोनों स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में और दूसरी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। आगे जो है हम अगले वीडियो में जो है और 2-3 टाइट्रेशन जो है वो पढ़ेंगे अलग अलग टाइप की, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में।
सो गाइज इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, and hit that bell icon to get notifications for my new videos.